सेक्शन के मार्च के करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे पर्यावरण से सभी चीजों को, ठीक है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि में स्वैच्छिक कार्बन बाजारों को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा शुरू की है, ठीक है। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि में स्वैच्छिक कार्बन बाजारों को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा शुरू की है, जिसका नाम क्या रखा गया है? जिसका पूरा नाम कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्बन बाजार के लिए रूपरेखा को कृषि वानिकी प्रोटोकॉल है, ठीक है। क्या है? तो एक कृषि वानिकी प्रोटोकॉल है, जिसमें क्या पर्पस है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि में स्वैच्छिक कार्बन बाजारों को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा शुरू की गई, जिसका नाम रखा है कृषि वानिकी प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या काम करेगा? तो छोटे और मध्यम किसानों को कार्बन क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने में तेजी लाएगा, उत्सर्जन में कमी के लिए आर्थिक प्रोत्साहन तैयार करेगा, जिसे कार्बन क्रेडिट भी मतलब क्या कहा जाता है? कहा जाता है। मतलब सिंपल सा बात, कृषि के क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी की ग्रीन ग्रीन की तरफ मतलब क्या करना है? मूव करना है, ठीक है। क्या नाम रखा गया? कृषि वानिकी प्रोटोकॉल। अब देखिए फ्रेमवर्क की क्या आवश्यकता है। तो भारतीय कृषि ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 15% हिस्सा है। अगर बात करेंगे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की बात करेंगे तो उसमें 15% हिस्सा जो है भारतीय कृषि का इसमें योगदान है, ठीक है। लगभग 50% खेती योग्य क्षेत्र वर्षा आधारित है, पता होना चाहिए। लगभग 50% खेती योग्य क्षेत्र की बात करेंगे तो वर्षा आधारित है। 80% से अधिक भारतीय किसान छोटे और सीमांत है, इसलिए जलवायु परिवर्तन के प्रति मतलब क्या है? बहुत अधिक संवेदनशील है। तो ये सबके सब फ्रेमवर्क की आवश्यकता है इसमें। आर्थिक जानकारी पे बात करेंगे तो सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन 2010 में आई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन कब आई थी? तो 2010 में आई थी। सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन की बात करें 2010 में आई थी। कृषि बान की सूक्ष्म सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन आदि जैसे अनुकूल उपायों को बढ़ावा देता है, तो उत्सर्जन को कम करते हैं और कार्बन पृथक्करण करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देश में लगभग बात करें, देश में 54.6 कार्यबल कृषि और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में लगा हुआ, मतलब देश में लगभग 54.6% ऐसे लोग हैं या तो कृषि में लगे हुए हैं या फिर कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो और भी गतिविधि होता है उनमें वो लगे हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कितने? 54.6%। डाटा इंपॉर्टेंट है, आप लोग डाल सकते हैं मेंस लिखने के दौरान। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी मात्र 18.6% है, ठीक है। मतलब सकल घरेलू उत्पाद की बात करेंगे, जीडीपी कहते हैं ना, उसमें कृषि का हिस्सा कितना प्रतिशत है? मात्र 18 दशमलव कितना है? 6% मात्र कृषि का हिस्सा, जबकि लोग कितने रखे हुए हैं? तो लोग 3 गुना लगे हुए हैं। जीडीपी में हिस्सा कितना दे रहा है? मात्र 18.6%, और लोग जो लगे हुए हैं 54.6% लगे हुए हैं। देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र में बोया गया क्षेत्र 139.3 मिलियन हेक्टेयर है। मतलब देश में का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें कुल बोया गया क्षेत्र जो है जिसमें खेती होती है वो 139.3 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। ये प्रश्न जो था एग्रीकल्चर से था। भारत में हिम तेंदुआ की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। कौन सी तेंदुआ? हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ के बारे में हम लोग जानते हैं, हिम तेंदुआ किसी राज्य की, ठीक है, एक राजकीय पशु भी है। किस राज्य की राजकीय पशु है हिम तेंदुआ? लद्दाख। लद्दाख का है। कहाँ का है? लद्दाख का है, ठीक है, लद्दाख का है, ठीक है। तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में हिम तेंदुए की स्थिति पे रिपोर्ट जारी की है। ध्यान रखें, भारत में अगर बात करेंगे तो भारत में 778 व्यक्तियों की हिम तेंदुए की आबादी को दर्शाता है, ठीक है। मतलब 778 हिम तेंदुआ है भारत में। ये भारत में हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन कार्यक्रम के तहत जारी किया गया था। आपसे ये प्रश्न पूछेगा तेंदुओं की संख्या कितनी है, तो 778 हिम तेंदुआ, ठीक है। किसने जारी किया है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। लद्दाख में हिम तेंदुआ की संख्या कितनी है? 477। दूसरा नंबर पे बात करेंगे उत्तराखंड दूसरे नंबर पे है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है। लद्दाख में हिम तेंदुआ की सर्वाधिक संख्या है, ठीक है। टोटल संख्या कितनी है? 700, कितनी संख्या है? 718, ठीक है। और लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख का हिम तेंदुआ जो है क्या है? राजकीय पंछी भी है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में एक देश ने भी हिम तेंदुआ को अपना राजकीय पशु घोषित किया। किस देश का है? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान ही था ना? चेक कर लीजिएगा, मुझे किर्गिस्तान याद आ रहा है। इसका राजकीय पशु की बात करें हिम तेंदुआ है ये, वह चेक कर लीजिए था, किर्गिस्तान है ना। अब आते हैं ध्यान रखिएगा, बिस्केक। बिस्केक इसकी राजधानी हुई। बिस्केक घोषणा 2013 हिम तेंदुए के संरक्षण पर केंद्रित है, ठीक है। तो बिस्केक घोषणा कब हुआ था? 2013 की डिक्लेरेशन है बिस्केक डिक्लेरेशन। किससे संबंधित है? बिस्केक डिक्लेरेशन किससे संबंधित है?
ठीक है, हिम तेंदुआ से कब की है, तो 2013 की है, ठीक है। किर्गिस्तान ही है सर। हाँ ठीक है, किर्गिस्तान। अब आप हमें ये बताओ, बिस्के घोषणा पत्र जो है, ठीक है, ये भीम तेंदुआ से, बाघों से घोषणा पत्र कौन सा है, बाघ का घोषणा पत्र, बाघों को लेकर, बाघों के अधिकार के लेकर घोषणा पत्र कौन है, सेंट पीटर्सबर्ग, क्या नाम है उसका, सेंट पीटर्सबर्ग। ये आई थिंक 2010 का होगा, 2010 के होगा, ये बाघों के अधिकार को लेकर है, ठीक है। ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम सभी 12 स्नो लेपर्ड रेंज देशों और गैर सरकारी भागीदारी का एक संगठन है। कितने हैं, 12 स्नो लेपर्ड रेंज देश, मतलब 12 देश ऐसे हैं। स्थिति इनकी देखेंगे क्या है, आयुसीएन स्थिति किसकी, तो मतलब क्रिटिकल में है, ठीक है, संवेदनशील है ये, ठीक है। कैसी है इनकी स्थिति, कैसी है, संवेदनशील है। CITES का प्रशिष्टि वन में ये आता है, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण 1972 में आया था ना, 1972 में, और उसमें अनुसूची किस में रखा गया है, इसमें किस अनुसूची में रखा गया है, तो अनुसूची 1 में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 राज्यों का आपका राज्य पशु आपको देखने को मिलेगा, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का ये क्या है, राज्य पशु भी आपको देखने को मिलता है। बिहार का राज्य पशु क्या है, बिहार के राज्य पशु बाल है, ठीक है। अब देखें, विश्व बैंक और सिटी ने घाना इंडोनेशिया में $100 मिलियन के प्लास्टिक क्रेडिट बॉन्ड लॉन्च किया है। विश्व बैंक और सिटी ने घाना और इंडोनेशिया में $100 मिलियन के प्लास्टिक क्रेडिट बॉन्ड को क्या किया है, लॉन्च किया है, ठीक है। यह एक अभिनय यह एक अभिनव वित्तीय साधन है जो प्लास्टिक प्रदूषण को निपटने के लिए निजी पूंजी का क्या करता है, लाभ उठाता है। इन निवेशकों और प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह क्रेडिट, प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण क्रेडिट से जुड़ा वित्तीय रिटर्न भी मतलब क्या करता है, प्रदान करता है, ठीक है। विश्व बैंक ने, ठीक है, कहां पे, ठीक है, $100 मिलियन के प्लास्टिक क्रेडिट बॉन्ड को लॉन्च किया है, तो घाना और मतलब कहां पे, घाना और इंडोनेशिया में। घाना का राजधानी अगर पूछेगा तो क्या होगा, आकरा होता है, क्या होता है, आकरा, सर सॉरी, ये सीटी क्या आकरा है? संस्था का नाम होगा, संस्था का नाम होगा सिटी, ठीक है। अब आते हैं रामसर में भारतीय साइटों की संख्या 75 से बढ़कर कितनी हो गई, 80 हो गई है। 80। 5 नए और आर्द्रभूमि को जोड़ा गया। रामसर सम्मेलन के तहत 5 भारतीय आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की वैश्विक सूची में जोड़ा गया। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 80 हो गई। कौन कौन है, इनका नाम याद कीजिएगा, लिखेंगे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। सबसे अंक समुद्र पंछी रिजर्व, अंक समुद्र पंछी संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है, कर्नाटक का, कहाँ पे है, कर्नाटक का है, ठीक है। अघनसिनी मुहाना की बात करेंगे, ये भी आपको कर्नाटक का है, 3 कर्नाटक का, 2 आंध्र प्रदेश की, 2 तमिलनाडु का, सॉरी। मंगरी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ का, तो ध्यान रखेंगे, ये भी आपका कहाँ पे, ये भी आपका कर्नाटक का है, ठीक है। कराई बेट्टी पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे, आपको तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक है। लॉन्गवुड 16 रिजर्व की बात करेंगे तो ये भी आपको कहाँ पे, 16 रिजर्व वन की बात करेंगे, ये भी आपको तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है 72, मतलब ये बढ़कर इनकी संख्या कितनी हो गई है, 75 से कितनी होगी, 80 से हो गई है, ठीक है। रामसर कन्वेंशन आप लोग जानते हैं, रामसर कन्वेंशन कहाँ के कन्वेंशन है, ठीक है, ईरान। रामसर कन्वेंशन ईरान में हुआ था, कब हुआ था, 1971 में हुआ था, ठीक है। 1974 में रामसर का पहला स्थल मिलता है जो कि कोबर्ग है, जो कि कहाँ का जगह है, कोबर्ग, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। ध्यान में आपको इसको रखना है, ठीक है। तो 5 नए स्थलों को शामिल किया जिसमें 3 कर्नाटक से है, 3 की बात करें कहाँ, 3 की बात करें कर्नाटक से है, 2 की बात करेंगे कहाँ से है, तो 2 जो है आपका तमिलनाडु से। कर्नाटक से कौन कौन है, अंक समुद्र पंछी संरक्षण रिजर्व, अघनसिनी मुहाना, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, कराई बेट्टी तमिलनाडु से, लॉन्गवुड, ठीक है, कराई बेट्टी और लॉन्गवुड कहाँ से, कर्नाटक से है। बाकी क्या क्या मिलता है इसमें, ये इतना हमारे, सॉरी, ये तमिलनाडु से है, ठीक है। बाकी कौन में क्या क्या मिलता है उतना हमको जानने का आवश्यकता नहीं। अघन सिनी मुहाना थोड़ा पढ़ लीजिए, क्या है, अरब सागर के साथ अघन सिनी नदी के संगम पर निर्मित मुहाना चावल की खेतों के पारंपरिक मछली पालन गजनी चावल के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो अघनसिनी नदी है जो कि अरब सागर से इसकी मुहाना मिलती है, तो यहाँ पे चावल की खेतों के पारंपरिक मछली पालन गजनी चावल के लिए क्या होता है, जाना जाता है, ठीक है। चावल की खेतों में क्या होता है, मछली पालन किया जाता है, इसलिए जाना जाता है अघनसिनी मुहाना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आप लोग ध्यान रखिए, कर्नाटक में ये पड़ता है। सर ये अब बात करें, अघनासिनी नदी है।
और अग्निशिनी अग्नाशिनी जो भी हो वह हाँ, देख लीजिएगा क्या है, अग्नाशिनी थोड़ा इसमें नदी जो है लिखने ना में उससे गलती हो गया। संबंध है। अब रामसर कन्वेंशन पे हम लोग बात आते हैं, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन की बात करेंगे 1971 में शुरू हाँ था। रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि जो आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। भारत की बात करेंगे तो 1982 में इस कन्वेंशन का अनुमोदन किया। तमिलनाडु की बात करेंगे तो रामसर साइट की संख्या तमिलनाडु में सर्वाधिक है, ठीक है। 16 राम साइट्स के साथ रामसर साइटों की संख्या में तमिलनाडु सर्वाधिक है। 14 पहले थे, 2 इसको और मिल गया, टोटल संख्या इसकी 16 हो गई, ठीक है। भारत में रामसर साइट के अंतर्गत आने वाला कुल क्षेत्रफल अब कितना है, 1.33 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, ठीक है। और रामसर की भारत कब शामिल हुआ था रामसर कन्वेंशन 1982 में। और भारत के द्वारा जो पहला जो रामसर साइट जो घोषित किया उसका नाम क्या था, चिल्का। चिल्का उड़ीसा। चिल्का झील जो है भारत का पहला रामसर स्थल है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क एंड ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की पहली बैठक कहां पे हुई, वाशिंगटन डीसी में हुई। कहां पे हुई, तो वाशिंगटन डीसी में क्या होती है, इनकी पहली बैठक होती है। प्रतिनिधियों ने, ठीक है, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड के कार्यान्वयन के लिए नियम निर्धारित किए हैं। जीबीएफएफ 2022 में बैंकवर कर्नाटक में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए बनाया गया था, ठीक है। किस क्षेत्र में फोकस किया जाएगा, स्वदेशी समुदाय 20% से अधिक धनराशि जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए स्वदेशी नेतृत्व वाली पहल का समर्थन करेगी। छोटे द्वीप विकासशील राज्य और कम विकसित देशों के लिए समर्थन जिन्हें फंड की संसाधनों की 1/3 से अधिक मात्रा प्राप्त होगी, ठीक है। तो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की पहली परिषद बैठक कहां पे हुई, तो वाशिंगटन डीसी में हुई है, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। जो कि मतलब उस स्वदेशी समुदाय पे 20% खर्च करेगी। छोटे द्वीप विकासशील देश मतलब कमजोर राष्ट्र वहां पर भी क्या करेगी, अपने फंड से मदद करेगी, ठीक है। अमेजन वर्षा वन में मिला दुनिया का सबसे भारी सांप, ठीक है। तो सबसे भारी सांप दुनिया का मिला अमेजन वर्षा वन में, ठीक है। अब सबसे बड़ा सांप की बात करेंगे तो गुजरात में मिला है, जिसका नाम है बासुकी। कौन सा नाम रखा गया, सांप का नाम क्या है, बासुकी, ठीक है, जो कि अभी चर्चा में था। बासुकी सांप की बात करेंगे, सबसे बड़ा सांप है, ध्यान में रखिएगा। अभी मिला है, अभी हाल फिलहाल में उसका अवशेष मिला है, ठीक है। वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षा वन में दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा भारी सांप की खोज की है। इसकी लंबाई की बात करेंगे 7.5 मीटर तक हो सकती है। इसका वजन की बात करेंगे लगभग 500 किलोग्राम तक हो सकता है, इतना विशाल का है। ये दक्षिण अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जैसे अमेजन वर्षा वन, ओरिनोको, ठीक है, इसके क्यूबा नदी घाटी में पाए जाते हैं। ये एनोकोंडा दक्षिण अमेरिका की नदी और आर्द्र भूमि में पाए जाते हैं, ठीक है। क्या है एनोकोंडा, आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा, ठीक है। दक्षिण अमेरिका की नदियों और आर्द्र भूमि में ये पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी उसको भी देख लेते हैं। बोरानी समुदाय इक्वाडोर के अमेजन में स्थित अर्ध घुमंतु शिकारी चाराखोर बागवानी स्वदेशी समूह है। कौन सा समुदाय, बोरानी समुदाय। कौन सा, बोरानी समुदाय की बात करें, इक्वाडोर के अमेजन में स्थित एक अर्ध घुमंतु शिकारी चाराखोर बागवानी स्वदेशी समूह है, ठीक है। ठीक है, तो अमेजन में रहने वाली समुदाय का नाम क्या है, बोरानी। कौन सी है, बोरानो, ठीक है। इक्वाडोर के अमेजन में स्थित है, ठीक है। अमेजन जंगल जो है दक्षिण अफ्रीका में कई सारे देशों में आपको ये देखने को आपको ये मिलेंगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब आगे नासा का विमान एशिया एक्यू मिशन पर रवाना हो गया है, ठीक है। तो नासा का उच्च तकनीक वाला DC-8 विमान, क्या नाम है, DC-8 विमान वायु प्रदूषण पूर्वानुमान के सुधार के लिए एशिया एक्यू मिशन पे रवाना हो गया है, ठीक है। आवाज आ रही है ना, जी सर आ रही ठीक है। है। यह मिशन नासा और स्थानीय सरकारों के बीच एक सहयोग है जिसका लक्ष्य है वायु प्रदूषण के स्तर पर मतलब सटीक आकलन करना, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में मतलब क्या करना है, योगदान देना है, ठीक है। तो ध्यान में रखना नासा का विमान मिशन जिसका नाम है एक्यू मिशन, ठीक है। क्या नाम है, क्यों मिशन। एक्यू, ठीक है, एयर क्वालिटी कह सकते हैं। मिशन रवाना हो गया जिसका नाम कौन से विमान से, DC-8 विमान, DC-8 वायु विमान प्रदूषण के पूर्वानुमान के लिए एशिया की मिशन को रवाना। अब चलेंगे 26 उन्नत उपकरणों से सुसज्जित DC-8 बिना लैंडिंग के 50 फीट से कम ऊंचाई पर वायु गुणवत्ता को मापेगा, ठीक है। कितने उन्नत उपकरण है इसमें, 26, ठीक है। कितने हाइट पे, 50 फीट से कम ऊंचाई पे वायु गुणवत्ता को मापेगा।
अब चलिए, रिलायंस ने पशु बचाव संरक्षण और पुनर्वास के लिए बंतारा की घोषणा की, ठीक है। कहाँ पे किया बंतारा का घोषणा? अभी काफी चर्चा में था वो जगह, जामनगर। गुजरात के जामनगर में। जामनगर में, ठीक है। तो रिलायंस फाउंडेशन ने गुजरात के जामनगर में बंतारा नाम से एक पशु बचाव संरक्षण और पुनर्वास पहल की घोषणा की। बंतारा भारत और विदेश दोनों में घायल, दुर्व्यवहार और लुप्त प्राय जानवरों के बचाव, उपचार और पुनर्वास के लिए समर्थित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित पशु अस्पताल में एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी मशीनें लगी हुई है। रोबोटिक एंडोस्कोपिक सर्जरी सुविधाएं भी उपलब्ध है। 6 सर्जिकल केंद्र है यहाँ पे। अंबानी ने जरूरतमंद जानवरों के लिए अस्पताल के, ठीक है, प्रोस्थेटिक्स का प्रावधान पे भी प्रकाश डाला है, ठीक है। तो बंतारा काफी एक तरह से देखिएगा 5 स्टार में जो सुविधा जो होती है उस तरह की सारी सुविधाएं जानवरों के लिए यहाँ पे आपको मौजूद है, ठीक है। ओडिशा पहली ब्लैक टाइगर सफारी बनेगी। ओडिशा काले बाघों के आसपास का एक सफारी की योजना बना रहा है, ठीक है। ये ब्लैक टाइगर है, ठीक है। बात करेंगे, यह मेलानिस्टिक टाइगर सफारी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास शुरू की जाएगी। कहां पे की जाएगी? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहां पे है? तो ओडिशा में, आपको पता है। तो वहां पे इसकी शुरू की जाएगी। यह सफारी दुनिया की अपनी तरह की पहली सफारी होगी। दुर्लभ और राजसी मेलानिस्टिक बाघ प्रजातियों केवल ओडिशा में पाई जाती है, ठीक है। दुर्लभ और राजसी मेलानिस्टिक बाघ प्रजाति कहाँ पाया जाता है? ओडिशा में। और सिमलीपाल के आसपास क्या लगाया जाएगा? तो इनके लिए एक सफारी बनाया जाएगा। मेलानिज्म क्या होता है? मेलानिज्म से मिलास्टिक बना है, क्या होता है? तो मेलानिज्म एक आनुवांशिक स्थिति है जिसमें मेलानिन के बढ़े हुए उत्पादन के परिणाम स्वरूप किसी जानवर की त्वचा, पंख या बाल काले हो जाते हैं, ठीक है। अब रंग किस पे निर्धारित होता है? मेलानिन की वजह से त्वचा का रंग मेलानिन की वजह से होता है ना। तो यहाँ पे मेलानिन एक आनुवांशिक स्थिति जिसमें मेलानिन के बढ़े हुए उत्पादन के परिणाम से किसी जानवर की त्वचा, पंख या बाल क्या होता है? काले हो जाते हैं, ठीक है, या लगभग काले हो जाते हैं। एसटीआर, एसटीआर की बात करेंगे, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। क्या होता है एसटीआर का मतलब? सिमलीपाल टाइगर। हमारे यहाँ क्या है? वीटीआर है, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। एसटीआर में क्या है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जीव मंडल है और मेलिस्टिक रॉयल बंगाल बाघों के लिए देश का एकमात्र जंगली निवास स्थान भी है, ठीक है। अब बात ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात करीली आई है। कौन सी चक्रवात है? किरीली। कौन सी चक्रवात है ऑस्ट्रेलिया में? किरीली चक्रवात जो है आपको कहाँ पे देखने को मिली? ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिली है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात किरीली ने ऑस्ट्रेलिया के तटों पे मतलब क्या किया? प्रभावित किया। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अनुकूल परिस्थितियां की बात करेंगे तो 27 डिग्री से अधिक तापमान वाली समुद्री सतह क्या है? इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली समुद्री सतह, ठीक है। कोरिओलिस बल की उपस्थिति भी होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलिए, ऊर्ध्वाधर हवा की गति में छोटे बदलाव होने चाहिए। पहले से मौजूद कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर से चक्रवाती परिसंचरण, ठीक है। तो जहां से चक्रवात की शुरुआत होती है, दबाव निम्न होता है, उच्च होता है? कैसा दबाव होता है? प्रेशर एरिया होता है, ठीक है, लो प्रेशर एरिया फिर निम्न दाब कहते हैं, ठीक है। निम्न दाब वाली क्षेत्र होती है, ठीक है। समुद्र तल प्रणाली के ऊपरी हिस्से में विचलन होना, इन सब की वजह से चक्रवात आ सकता है, ठीक है। आप लोग क्लास में आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्या फायदा है ऐसे? या तो पढ़ना है पढ़ लीजिए, आराम से जाकर सो जाइए, दोनों में से एक काम कीजिए। आ रहे हैं, जा रहे हैं, आते फिर चले जाते, इससे क्या फायदा होता है? हाँ, आईबीपीएफ विधि से पहला टेस्ट ट्यूब गैंडा, ठीक है। आईबीपीएफ विधि आप लोग जानते हैं, मनुष्य तो बहुत साल पहले से इस विधि का प्रयोग कर रहा है, लेकिन उस विधि से पहला टेस्ट ट्यूब गैंडा का जन्म हुआ है, ठीक है। वैज्ञानिकों ने आईवीएफ विधि का उपयोग करके सफेद गैंडे में पहले सफल भ्रूण हस्तांतरण की घोषणा की, जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय सफेद गैंडा उपप्रजाति को बचा सकता है। 2018 में आखिरी नर की मौत से उत्तरी सफेद गैंडे के विलुप्त होने का अपर्याय बना हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उत्तरी सफेद गैंडे के भ्रूण को दक्षिणी सफेद गैंडे, ठीक है, जिसको सरोगेट मदर में रखा गया, ठीक है। आप देखेंगे सरोगेट मदर का मतलब क्या होता है? सरोगेट जब भी सुने, एक इसको बोलते हैं किराए पे, ठीक है, किराए की कोख भी कहा जाता है, ठीक है। जब जब क्या होता है ना, कोई प्राकृतिक तरीके से कोई, ठीक है, महिला अगर माँ अगर नहीं बन पाती है तो दूसरे के भ्रूण में उनके बच्चों का मतलब पालन पोषण किया जाता है, तो वैसे मदर को सरोगोसी मदर कहते हैं। तो यहाँ पे मनुष्य के लिए तो ये यूज होता ही था, लेकिन यहाँ पे गैंडा के लिए भी प्रयोग किया गया। उत्तरी सफेद गंडे के भ्रूण को, ठीक है, मतलब किसका भ्रूण किसका था? उत्तरी सफेद गंगे।
उसको किसमें रखा है? दक्षिणी सफेद गंडे के सरोगेट मतलब इनमें क्या हुआ, उसका जनन हुआ। तो पालन पोषण किसमें हुआ? दक्षिणी सफेद वाले गंडे में पालन पोषण हुआ, ठीक है। भ्रूण किसका था? उत्तरी सफेद गंडे के, मतलब किराए की को कौन दे रहा है, एक तरह से देखेंगे तो ये दे रहा है। वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय संघ जिसका नाम है वायो रेस्क्यू ने इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से उप प्रजाति का पुनर्निर्माण करना चाहता है, ठीक है। एक मूवी आई थी, ठीक है, जिसका नाम मी, ठीक है, जो कि इसी चीज को दिखाया, मौका मिले देख लीजिएगा, ठीक है। भारत में पहली बार दिखा है, क्या दिखा है? तो भारत में पहली बार दिखा लाफिंग गल, उत्तरी अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी है, ठीक है। लाफिंग गिल की बात करें, नॉर्थ अमेरिका में ये पंछी पाई जाती है, ठीक है। लाफिंग गल कहते हैं, ठीक है, कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। ये भारत में पहली बार देखा गया है। अब एग्जाम में प्रश्न पूछेगा भारत में पहली बार दिखा गया, आप बताओ भारत में कहाँ पे दिखा गया है? तो कासरगोड जिला में दिखा गया, ठीक है। कौन सा? कासरगोड जिला में, ठीक है, चितारी के मुहाने पे देखा गया। ये अपनी अनोखी हंसी जैसे आवाजों के लिए जाना जाता है, ठीक है। और बात करेंगे आयुष्य स्थिति की कम से कम चिंता का विषय है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका इंग्लिश पढ़िएगा ना, ज्यादा अच्छा निकल जाएगा, उसे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो ये भी मतलब चिंता में है, लेकिन कम चिंता वाला में इसको रखा गया है। नॉर्थ अमेरिका में भारत में पहला बार दिखाया गया है। कहाँ पे दिखा गया? कौन सा जिला? केरल के कासरगोड जिला में कासरगोड। देखा गया, ठीक है, ध्यान में। कासरगोड जिला पहला जिला है जो कि जिला स्तर, ठीक है, फल, ठीक है, फूल, ठीक है, पंछी, ठीक है, पशु, सब कुछ घोषणा करने वाला कासरगोड जिला बन गया। जैसे राजकीय पशु या फिर राष्ट्रीय होता है ना, ये जिला स्तर में कौन सा फल फूल होगा, सो बना है कासरगोड जिला, ठीक है, जो कि केरल का जिला है, ठीक है। तो ध्यान में आपको ये रखना है, ठीक है। तो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? रिपोर्ट और सूचकांक को देखेंगे। अभी हमारे पास दिन कितना है? इस महीने में कितना दिन बचा हुआ? 3 दिन बचा है। एक दिन ये हो जाएगा, रिपोर्ट हो जाएगा, एक दिन हमारा क्या हो जाएगा? डिफेंस हो जाएगा, डिफेंस एक दिन हो जाएगा, एक दिन के बाद पुरस्कार सम्मान हो जाएगा, ठीक है। पुरस्कार सम्मान के बाद महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है। डिफेंस का मैं करवा सकते हैं आज वैसे। डिफेंस से पहले तो वो है ना, तो इसे में भी आया कहाँ है नया वाला करंट अफेयर्स, ठीक है। कल के क्लास में रिपोर्टर सूचकांक को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। रिपोर्टर सूचकांक पढ़ कर आइएगा।